गैस स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आशा करते हैं कल की क्लास जो हम लोग की कार्य शक्ति और ऊर्जा थी या कार्य ऊर्जा और शक्ति थी वो आप लोगों को समझ में आई होगी। उससे संबंधित जो भी डाउट थे या फिर जो भी नई चीज़ें थी आपके दिमाग में आसानी से बैठी हैं। तो आज अगला टॉपिक बढ़ाते हैं इसी लय में, क्योंकि हम लोगों को सिलेबस एज अर्ली एज पॉसिबल ख़त्म करना है। तो अगला टॉपिक है हम लोगों का दाब या प्रेशर। तो दाब या प्रेशर क्या है? तो दाब किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो परिभाषा काफ़ी पुरानी है, स्कूल लाइफ से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को आप दाब कहते हैं। तो सामान्यतः क्षेत्रफल जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है। तो आप उसके एकांक मतलब यूनिट एरिया पे अलग अलग दाब निकालोगे तो इस एरिया पे इस एरिया पे इस एरिया पे इसकी इकाई क्या दाब अलग अलग होगा। उसी पे लगने वाले बल को ही बस ये है कि हमें ऐसा बोलना चाहिए हमें कि इन अलग अलग इकाइयों पे लगने वाले बल के मान को ही हम लोग क्या कह देते हैं, दाब कह देते हैं। तो एक चीज़ तो पहले आप लोगों को ये बता दें जो हम लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकता है कि दाब भी एक प्रकार का क्या है, बल है। बस वो किस पे आरोपित होता है, क्षेत्रफल पे। और ये बात हम लोग जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में दाब की मात्रा कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो जो उस क्षेत्र के इकाई क्षेत्रफल पर या फिर एकांक क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। आगे चल लेते हैं। तो दाब का सूत्र क्या बनाएंगे आप लोग? हमने बोला आप लोगों से कि दाब एक प्रकार का बल है जो किस पर डिपेंड करेगा, क्षेत्रफल पर। तो ऊपर रहेगा हम लोगों का बल और नीचे रहेगा ए फॉर एरिया। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया मतलब एफ अपॉन ए। तो यहाँ पे ए जो है एम्पियर वगैरह नहीं है, ए फॉर एरिया है। यहाँ पर लिखा भी आगे हिंदी में क्षेत्रफल। तो दाब का सूत्र निकलेगा एफ अपॉन ए। तो इसका भाषिक सूत्र क्या बनेगा, पृष्ठ के लंबवत बल। बस ये है कि बल हम लोगों को सीधा लगाना पड़ेगा। यदि आप इस प्रकार से लगाएंगे, इस प्रकार से टेढ़ा करके लगाएंगे तो इसको हम लोग वहाँ पे इस वाली स्थिति में हम वहाँ पे बल की दाब की गणना आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो जो बल है नीचे की सतह पर किस प्रकार से लगना चाहिए, लंबवत लगना चाहिए। जैसे आप इस वाली बॉल में भी देख रहे हो कि नीचे से ये दोनों पिलर्स जो हैं बॉल को एकदम लंबवत आके दबा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे दाब की मात्रा आसानी से गणना भी की जाएगी और एक्चुअल बल कितना लगा है वो भी आप निकाल पाएंगे। तो लंबवत बल होना चाहिए और क्षेत्रफल तो आपको पता होगा ही होगा, इसमें कोई खास डाउट नहीं बनेगा। तो हम लोग जब इसका मात्रक बनाने की कोशिश करेंगे तो बल का मात्रक हम लोगों को पता है न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई गुणा चौड़ाई से मीटर स्क्वायर होता है। तो ऐसा ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे आप केवल व्यवहारिक रूप से पास्कल के नाम पे भी रखेंगे, क्योंकि दाब संबंधी सबसे ज़्यादा अनुप्रयोग या फिर सबसे ज़्यादा सफल अनुप्रयोग किसने किए, पास्कल ने। तो इनके बारे में भी चर्चा हम लोगों को इसी क्लास में करनी है। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देते हैं। दाब का ऐसा ही मात्रक जो है यदि आप यहाँ से बनाओगे, डिराइव करोगे, व्युत्पन्न करोगे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर निकलेगा, जिसे आप पास्कल भी कह सकते हैं। और दाब को आपको ये क्या मानना है, दाब हमारी एक अदिश राशि है। ठीक है, दाब एक कैसी राशि, अदिश मतलब स्केलर है ना कि वेक्टर है। तो दाब एक अदिश राशि है। तो चाहे दाब लंबवत लगना है, चाहे यहाँ से लगे, चाहे यहाँ से लगे और चाहे यहाँ से लगे, तो कहीं भी किसी भी दिशा से आए, मानी किसी भी दिशा से आए बल लगना चाहिए, बस उसको हम लोग दाब कहते हैं। मतलब वो दिशा पर डिपेंड नहीं करता है। तो बस यहाँ पे एक चीज़ फिर से बोल रहे हैं, रिपीट करते हैं कि टॉपिक काफ़ी छोटा और ईजी है आज का। तो दाब एक प्रकार का बल है जो कि किस पर निर्भर करता है, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। अर्थात दाब का सूत्र निकलेगा बल बटे क्षेत्रफल। बस बल को आपको ये भी बोलना है लंबवत बल लगना चाहिए, किसी भी दिशा से समानांतर वगैरह कुछ नहीं बोल सकते। तो आपका मात्रक निकल जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे आप केवल पास्कल के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। तो दाब के बाद अगला टॉपिक निकल के आता है वायुमंडलीय दाब। तो इसके नाम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके नाम से ही आप थोड़ा सा इसका काम बनाने की कोशिश करें कि वायुमंडलीय दाब या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो पीछे हम लोग दाब की चर्चा कर रहे थे उस दाब का एक उदाहरण कहला सकता है कौन, या फिर एक उदाहरण है वायुमंडलीय दाब। तो जो ऐसा कोई दाब जो आप कहीं भी महसूस कर रहे हो वो क्या कहलाएगा, दाब। जैसे हमने अपनी हथेली से इस वाली हथेली को दबा दिया तो ये दाब है। ठीक है, लेकिन वायुमंडलीय दाब का अर्थ क्या है, पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा वायुमंडल है, हम लोगों को पता है। बल्कि हम लोगों को तो ये मानना है कि पूरे ब्रह्मांड में शायद सबसे ज़्यादा विकसित वायुमंडल हमारी पृथ्वी के पास ही है। तो वायुमंडल का अर्थ है उस वायुमंडल में बहुत सारी वायु के रूप में गैसेस वगैरह हैं, बहुत से पदार्थ हैं। तो उन गैसेस के द्वारा हम लोगों के ऊपर एक दाब डाला जाता है, तो जब वायुमंडल द्वारा डाले गए दाब को
जब वायुमंडल द्वारा हम लोगों के ऊपर दाब डाला जाएगा तो उस दाब को फिर सामान्य रूप से दाब ना बोल के कौन सा दाब कह देंगे आप, वायुमंडलीय दाब। वैसे लिखा भी यही है हमारे ख्याल से, सीधी परिभाषा लिख दी है। तो इसकी ईजी वे की परिभाषा क्या है कि जब हम लोग एक दूसरे को ना दबा के, सामान्यतः हम लोगों पर हमेशा एक दाब काम कर रहा होता है, वो जो कि कौन कर रहा हो, कौन सा दाब काम करता है, वायुमंडल की गैसों का दाब। तो उस वाले दाब को आप लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं, जिसको निर्धारित करने के लिए हमारे दुनिया के वैज्ञानिकों ने छोटी सी परिभाषा बना रखी है कि किसको आप वायुमंडलीय दाब कहेंगे। एटीपी के नाम से या फिर एटीएम के नाम से फेमस रहता है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी चर्चा करते हैं पहले हम कि जो हमने आपको परिभाषा बताई कि वायुमंडल की गैसों द्वारा लगाए जाने वाले बल को या दाब को हम लोग क्या कह देंगे, वायुमंडलीय दाब। तो ये तो होगी व्यवहारिक परिभाषा। अब साइंटिफिक परिभाषा जो कि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई है वो भी काफ़ी ईजी, एक बार पढ़ के सुना देते हैं, फिर हम समझाने की कोशिश भी करते हैं आपको कि सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांश मतलब लैटिट्यूड समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। और हम लोगों को पता है भार का मतलब ही बल है। भार का मतलब ही क्या था, बल था। भार बल बराबर था आपका ma और भार बराबर क्या था mg, जहाँ पे a त्वरण था तो g कौन था हम लोगों का, गुरुत्वीय त्वरण था। तो परिभाषा काफ़ी लंबी थी। वैसे अच्छी बात यह है कि हम लोग को प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार की परिभाषा ऐसे रट के तो जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती पीएससी मेंस के अलावा। तो अभी तो हम लोग समझने की बात करते हैं कि किन किन चीज़ों का उपयोग हुआ। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, गोल बना दी हमने, ठीक है। इस पृथ्वी के बीचों बीच से हमने ये भूमध्य रेखा गुजार दी, जिसको आप लोग इक्वेटर भी कहते हैं इंग्लिश में। और इक्वेटर मतलब यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री अंश होता है। ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको उत्तरी अक्षांश मतलब लैटिट्यूड्स मिलेंगे, और नीचे की ओर आएंगे तो आपको दक्षिणी मतलब साउदर्न लैटिट्यूड्स मिलेंगे। तो हम सबको जहाँ तक पता है कि ऊपर की ओर जाने पे भी 90 अंश के रूप में अलग अलग रेखाएं खींची, और नीचे की ओर जाने पर भी आपको 90 अंश की अलग अलग रेखाएं खींचेंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है 45 डिग्री अक्षांश पर। और कहाँ जाना आपको, समुद्र पर, पृथ्वी पर नहीं रहना है। कहाँ जाना, पानी पे। पानी पे ही क्यों जाते हैं, क्योंकि पानी को आदर्श द्रव या फिर आइडियल मैटर मानते हैं। तो आपको पानी पे जाना है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ कहीं 45 डिग्री आपको, यहाँ कहीं हम लोग को 45 डिग्री का अक्षांश मिल जाएगा, उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार यदि आपकी इच्छा उत्तर की ओर नहीं जाने की है, नीचे की ओर जाने की, आप ब्राज़ील साइड रहने वाले हो मान लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, तो आप चाहे ऊपर की ओर जाएं चाहे नीचे की ओर जाएं, पर जाना कहाँ है आपको, 45 डिग्री अक्षांश पर, मतलब दोनों गोलार्धों के मध्य वाले अक्षांश पर लगभग में जाना है आपको। तो यहाँ पे आप पानी की, समुद्र की सतह खोलेंगे, बस पानी को जमा हुआ नहीं होना चाहिए। तो अब लेकिन जे तो लिखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको कुछ ऐसी परिस्थिति माननी पड़ेगी, चलो शायद जमा हो तो जमा भी रहने देते हैं। तो आपको 45 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस वाला स्थान ढूंढना है समुद्र तल पर। समुद्र पे आपको जाके वहाँ पे ये वाला काम करना है। तो नाव पे बैठे बैठे आप समुद्र पे ये वाला काम कर लेंगे, धीरे से ऐसे ही अपनी नाव पे बैठे रहेंगे और समुद्र पे पारा रख के तौल लेंगे उसको, ठीक है। तो फिर से बोल देते हैं, अब हमें क्या करना है, या तो उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश के आपको 45 डिग्री अक्षांश पे जाना है, ठीक है। अब कहीं चाहे यहाँ जाओ चाहे यहाँ जाओ, वहाँ पे आपको एक पारे की, कांच से बनी, पारे से भरी हुई और कांच से, अच्छा नहीं बोला, फिर से बोल देते हैं, पारे से भरी हुई और कांच की बनी हुई, ऐसा बोलना ठीक रहेगा। पारे से भरी हुई और कांच से बनी हुई, इस प्रकार की आप परख नली लेके जाएंगे। चौकोर मान ली हमने यहाँ पे, क्योंकि लिखा वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब ये 1 सेंटीमीटर चौड़ी है और 1 सेंटीमीटर कैसी है, लंबी है। तो इसका नीचे का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर। और इसके अंदर आपको पारा भरना है। इसके अंदर पारा को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम जानते हैं, Hg। इसके अंदर आपको पारा भरना है। और पारे की ऊंचाई से 1 सेंटीमीटर वाली परख, कांच की परख नली में कितनी होनी चाहिए, तो आपको दी गई वो भी कितनी, 76 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको इस 1 सेंटीमीटर वाली परख नली में वैसे वृत्ताकार भी लेके जा सकते हो आप, बस ये है कि उसका जो नीचे का एरिया है वो कितना निकलना चाहिए, 1 वर्ग सेंटीमीटर निकलना चाहिए। तो चौकोर में ज़्यादा आसानी से समझाना है, दिक्कत नहीं होती। फिर आप बोलोगे सर पाई आई का मान तो रखा ही नहीं है आपने, ठीक है। बेलन नदी बेलन बन रहा, तो अभी हमने इसको एक घनाभ के रूप में ले लिया है, एक क्यूबॉइड के रूप में।
तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल वाला हमने इसका आधार ले लिया है। उस पर मान लीजिए 76 सेंटीमीटर तक का क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है। अब इस भरे पारे से भरी हुई परख नली को हम लोग अपने समुद्र तल पर लेके जाएंगे और 45 डिग्री अक्षांश वाले स्थान पर 45 डिग्री अक्षांश पर जहाँ पर तापमान कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पर दबाएंगे उसको। और समझ लीजिए दबाएंगे तो पानी क्या होगा, दबेगा। तो उस पर जितना पानी दबेगा या जितना पानी पर भार आरोपित होगा उसको हम लोग अपनी किसी तराजू से तौल लेंगे। मान लीजिए वहाँ पे कुछ ऐसी मशीन लेके जाएंगे, इसका अध्ययन अभी तक हमने नहीं किया कि किससे नापेंगे। तो जितना वो पानी को दबाएगा उस दाब को ही हम लोग क्या कह देंगे, वायुमंडलीय दाब। तो जो कि 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है, ऐसा कई बार लिखा आता है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ATP या ATM के नाम से भी जानते हैं। तो ATP ATM लिखने पे उसका फुल फॉर्म केवल ये होता है, ATM बस से ATM उठा लिया है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फिर ATP होने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अलग अलग किताबों में अलग जानकारी मिलती है। तो आप लोगों को अपने हिसाब से ऑप्शन पिक करने हैं। ATP का शब्द तो आप लोग बायोलॉजी में ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ATP ATM दोनों चलते हैं। बाकी सामान्यतः हम लोग अभी आगे जाके किसमें नापने वाले हैं, बार में नापने वाले हैं। तो वायुमंडल के दाब को हम लोग इस प्रकार से निश्चित किया है। इस पर जो वायुमंडल दाब है उसकी परिभाषा इस प्रकार से बनाई गई है। अब आगे चलते हैं। तो जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे वायुमंडलीय दाब नापा है उसको हम लोग किस में नापते हैं, SI मात्रक इसका क्या माना गया, बार। ठीक है, इसका SI मात्रक क्या माना गया है, बार माना गया है, BAR है। इसको कुछ लोग बैर भी कह देते हैं, क्योंकि हम लोग आगे जाके इसी को बैरोमीटर कहते हैं ना। तो बार सामान्यतः हिंदी में बार लिखा होता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चे मोस्टली इसको बैर के नाम से भी जानते हैं कुछ लोग। तो वो उच्चारण की मिस्टेक्स हो सकते हैं, फिर उच्चारण की विविधता हो सकती है। तो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा लेंदी था, इसको आप लोग रिवाइज करके फिर से देखना, नहीं तो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। तो हम फिर से समझाएंगे। बस आपको इतना बोल देते हैं, चाहे उत्तर में चाहे दक्षिण में 45 अक्षांश का आपको जगह खोजनी है, समुद्र तल पे जाना है, 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए, पारे का जो नीचे का आधार का क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर, और उसमें पारा नहीं मतलब कांच का जो क्षेत्रफल है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर, और पारा भरना कितनी ऊंचाई तक है 76 सेंटीमीटर। फिर कुछ किताबें इसको 76 की जगह पे 760 मिलीमीटर लिखती हैं। हमारे ख्याल से आप लोगों को तो पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो जब सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में चेंज करोगे तो 760 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको एक्सप्लेन करते आनी चाहिए, फिर परीक्षा में ऑप्शन से पिक करते आनी चाहिए। तो आगे बढ़ लेते हैं। अब इस वाले टॉपिक को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो हमने जो पीछे वायुमंडलीय दाब की परिभाषा बनाई है, तो उस वायुमंडलीय दाब को आप नाप के तो आ गए, तो उस नाप को आप किस में व्यक्त करेंगे, तो बार में कहीं व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब जो होता है उसका SI मात्रक क्या माना गया है, बार माना गया है। जबकि पीछे आप लोग पढ़ के आए हैं सामान्य दाब का मात्रक तो पास्कल था। ठीक है, पास्कल था। तो अब हम लोगों को अपने वायुमंडलीय दाब के मात्रक बार, और हम लोगों को पीछे याद भी है, पीछे से अभी हमने पिछले पेज पर ही पढ़ा था कि वायुमंडलीय दाब का सामान्य मात्रक पास्कल है, जिसको आप न्यूटन मीटर स्क्वायर के रूप में भी व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार से 1 बार बराबर 10 के ऊपर 5 क्या लिख सकते हैं आप, पास्कल भी लिख सकते हैं इसको। तो ये संबंध भी पूछा जाएगा परीक्षा में। मतलब बार अपने आप में बहुत छोटी इकाई, गलत बोल गए, पास्कल अपने आप में बहुत छोटी इकाई थी, लेकिन वायुमंडलीय दाब अपने आप में बहुत बड़ी इकाई है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी इकाई है, जहाँ पर 10 के ऊपर 5 मतलब लगभग में आपका 1 लाख, लगभग क्या पक्का 1 लाख पास्कल जब मिलेंगे तब जाके एक वायुमंडलीय दाब बनेगा। तो ये भी संबंध आपको याद रखना है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही आप क्या लिखते हैं, पास्कल भी लिखते हैं। तो वायुमंडलीय दाब जो है 10 के ऊपर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात 1 बार के बराबर होता है। तो ये हमारा दाब का वायुमंडलीय दाब से संबंध है, बार का पास्कल से संबंध है। और आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर, जिसके कारण क्या क्या देखने को मिलता है आपको, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। ऐसा क्यों होता है, तो ये भी आप लोग आसानी से समझ जाओगे। थोड़ा सा भी सोचेंगे तो कोई नया काम नहीं है, इस चीज़ के ऊपर सोचना कोई कठिन काम नहीं है। तो हम लोग क्या मानते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। इस बार केवल ऊपरी सरफेस ले दी हमने, पूरी गोल नहीं बनाई, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है अभी हमारे पास। और हम लोगों को पता है हमारी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की बहुत सारी परतें हैं, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है। इस प्रकार से बहुत सारे वायुमंडल की परतें हम लोगों को क्या कर रही हैं, नीचे की ओर हम लोगों को दबा रही हैं। ठीक है, तो अब समझिए आप यहाँ पर रहते हैं, अब पेन चेंज कर लेते हैं, एक हिस्सा नहीं अच्छा लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर रहते हैं, तो जब आप यहाँ पे हो तो आपके ऊपर इतनी सारी जितनी भी गैसेस हैं सभी आपको दबा रही हैं।
लेकिन हम लोग जैसे जैसे समझो ये माउंट एवरेस्ट या कोई भी पहाड़ है, तो जब आप उस पर चढ़ते जाओगे तो आप बहुत सारी गैसेस को पार करके कहाँ निकल गए, ऊपर निकल गए। तो जब गैसेस को आप पार करके ऊपर निकल जाओगे तो आप कुछ गैसें आपके नीचे हो जाएंगी, कुछ गैसें कहाँ हो जाएंगी, आपके ऊपर। सीधी बात है। अब आपके पास इस वाली स्थिति की अपेक्षा इस वाली स्थिति में जो आपका मतलब ऊपर अवस्थित गैसों की मात्रा वो कम हो जाएगी, मतलब वहाँ आप पे पड़ने वाला दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी कारण से हम लोग घूमने के लिए मोस्टली कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, हिल स्टेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होता है, जो कि हम लोगों के शरीर को कम दबाएंगे तो वहाँ पे हम लोगों का जो ब्लड प्रेशर है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा फील करेगा, मतलब कम रहेगा, और हम लोग थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगे। लेकिन यहाँ पे खाना पकाने में समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही समझा है, पहाड़ों पर खाना पकाने में कठिनाई क्यों होती है, क्योंकि यदि आप यहाँ पे खाना बना रहे हो तो यहाँ पे खाना बनाओगे तो ऊपर के वायुमंडल की सारी गैसें आपके खाने को दबाएंगी, जिससे जल्दी वो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, फिर पक जाएगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ जाके भोजन बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सी गैसों को आप नीचे छोड़ के आ गए, तो आप यहाँ पे कम गैसों द्वारा दबाने के कारण वायुमंडलीय दाब का मान कम पाया जाएगा और खाना पकने में समस्या होगी या फिर नहीं पकेगा। तो फिर आपको मोस्टली प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो तो हम लोग यहाँ भी करते हैं, पर आपको यहाँ पर फिर ज़्यादा करना पड़ेगा। तो वर्तमान में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल हम लोग दाब के नियम का उपयोग तो करते ही करते हैं, लेकिन जो घरों पे होता है उसका मेन पर्पस होता है जल्दी पकाना और कम से कम समय लगाना। बाकी मेन तो उसका उपयोग इन वाले स्थानों पे किया गया था। और आगे चलते हैं, यदि हम लोग वायुमंडलीय दाब बहुत कम करते जाएंगे तो उस वाली स्थिति में क्या होता है, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से क्या स्याही जैसा आती है। कैसे? वायुयान तो कहाँ उड़ते हैं, बहुत ऊपर जाके समताप मंडल में। ये हमारा क्षोभ मंडल था, यहाँ पर समताप मंडल है। तो यहाँ पे हवाई जहाज़ उड़ रहा है, मान लीजिए ये हमने हवाई जहाज़ बनाने की कोशिश की है, मान लीजिए आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, जल्दी से नौकरी लीजिए, फिर हम लोग इस प्रकार के हवाई जहाज़ में अपने सरकारी पैसे की कमाई से घूमेंगे, ना कि माँ बाप से मांग के या फिर अभी किसी दूसरे काम से। सरकारी पैसा दिया आपको उद्देश्य है तो ये हवाई जहाज़ यहाँ पर जाएगा। तो इसमें फिर से वही स्थिति है, हम लोगों का हवाई जहाज़ जो है नीचे की पृथ्वी की है, पृथ्वी सतह की बहुत सारी गैसेस को पार करके कहाँ आ गया है, ऊपर आ गया है। तो उस पर ऊपर से पड़ने वाली वायुमंडलीय गैसों का भार या दाब कैसा हो चुका, कम हो चुका है। अब फाउंटेन पेन जो होता है वो चीज़, उसमें क्या है, इंक जो है हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर जाती है। अब लेकिन यहाँ पे दाब अपने आप ही क्या हो गया, कम हो गया इस वाली सतह की अपेक्षा। यहाँ पे दाब कैसा था, ज़्यादा था, और जो पेन के अंदर दाब वो ज़्यादा रखते हैं और बाहर दाब कम रखते हैं। तो वहाँ पर जब हम लोग उसको लिखते हैं तभी स्याही बाहर निकलती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वायुमंडलीय दाब बाहर भी कम हो गया, अंदर थोड़ा सा ज़्यादा था। तो अब वहाँ पर अब आपको पेन को तिरछा करने की जरूरत नहीं, पेन रखा ही अपने पेन के कहाँ छोड़ देगा, बाहर छोड़ देगा, ठीक है। तो सीधी बात है, हम लोग एक चीज़ और ये भी बतानी है, यहाँ पर नहीं लिखी है कहीं पर, कि प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक द्रव्य जो है, यहाँ पे प्रत्येक पदार्थ लिख देते हैं ना, पदार्थ सबसे अच्छा टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे। प्रत्येक पदार्थ जो है अधिक दाब से कम दाब की ओर गति करता है, अधिक दाब से कम दाब की, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये सब भी आप लोग भी जानते हैं। यदि हम अभी बहुत कठिन चीज़ पढ़ा देंगे, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, आप फटाक से वीडियो बंद करेंगे और चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग पर दाब बढ़ जाएगा। तो आप लोग फटाक से ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर दाब कम है, या फिर नीचे भी आप लोगों को बहुत सारे अच्छे ऐड दिख रहे होंगे जहाँ पे कुछ टकाटक के कुछ वीडियो दिख रहे होंगे। अब फटाक से उस पर क्लिक कर लेंगे और कम दाब की ओर चले जाएंगे। तो हर चीज़ जो होती है स्वतः ही अधिक दाब से कम दाब की ओर जाती है। तो ऊपर हम लोगों को पता है वायुमंडलीय दाब कम हो चुका है, पेन के अंदर ऑलरेडी अधिक दाब था, तो अपने आप इंक निकल के कहाँ चली गई, बाहर चली गई। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत काम का है, आगे जाके कई जगह हम अप्लाई करेंगे। तो हमने आज से आपको बताना शुरू कर दिया है, प्रत्येक पदार्थ जो होती है अधिक ताप से कम ताप, उसी प्रकार से अधिक दाब से कम दाब। हर चीज़ जो है मोस्टली अधिक से कहाँ की ओर जाती है, कम की ओर जाती है। अब आगे चल लेते हैं। तो ये हमने आप लोगों को ये बताया कि जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो उसके क्या क्या प्रभाव आपको देखेंगे। कभी कभी फ़ायदे भी हो जाते हैं। हमने बोला हम लोग घूमने के लिए हिल स्टेशन जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। अगला फैक्ट क्या लिखा है, वायुमंडलीय दाब को आप किस में नापेंगे, बैरोमीटर। तो इसी यहीं से बना है, बैरो से। बार का मीटर क्या कहलाएगा, बैरोमीटर या बारोमीटर भी बोल सकते हैं, कहने में क्या जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को आप बारोमीटर या बैरोमीटर से नापते हैं। ये वाली कहानी हमारे ख्याल से सबको पता है पहले से, बस याद रखिए। और आगे चलते हैं। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्व अनुमान भी लगाया जा सकता है,
ठीक है। तो बैरोमीटर या वायुमंडलीय दाब की सहायता से आप मौसम संबंधी पूर्व अनुमान भी लगा सकते हो। जैसे कि कैसे, बैरोमीटर यदि आपके पास है और उसमें पाठ्यांक यदि एकाएक नीचे, एकाएक मतलब धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे कहाँ की ओर, नीचे की ओर आ रहा है, तो आप देखेंगे वर्षा होने की संभावना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बादल महोदय हैं अचानक आके यहाँ पे आ जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं तो अब यहाँ पे एल लिखा है, एल का मतलब क्या है, प्रेशर कैसा हो गया, कम हो गया है। तो यहाँ पे बादल के आ जाने से, यहाँ पे बादलों के आ जाने से ऊपर का जो प्रेशर लगाता नीचे को काम करता था वो किस पे आ जाएगा, मोस्टली बादलों पे। तो बादलों पर दबाव बढ़ जाता है और नीचे दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए बादलों का पानी जहाँ पे दबाव ज़्यादा हो गया और नीचे दबाव कम है, अपने आप ऊपर से गिर के कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये वाली वायुमंडलीय दाब भी अपने आप ही वर्षा कराने में सक्षम है। यदि वहाँ पे पहाड़ नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो इस प्रकार की क्रिया भी होती रहती है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं कि यदि एकाएक नीचे गिरा है, मतलब एकाएक नीचे गिरा है, मतलब यहाँ ऊपर बादल हो गए हैं और नीचे जहाँ पे हम लोग बैरोमीटर लगा के बैठे हैं, नीचे जहाँ पे हम लोग बैरोमीटर लगा के बैठे हैं उस क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब कम होने लगे धीरे धीरे। इसका मतलब यह है कि शायद कुछ समय बाद क्या होने की संभावना है, वर्षा होने की संभावना है। तो धीरे धीरे नीचे गिरेगा, धीरे धीरे नीचे गिरने का अर्थ है पानी होने की, मतलब ऊपर पानी आ गया तो ऊपर का दाब ज़्यादा, नीचे हवा बस है थोड़ी बहुत, हाँ थोड़ी बहुत हवा चलेगी। तो जब हवा चलती तो इसका मतलब क्या है, चीज़ हिल रही, मतलब वायुमंडलीय दाब कम है, अर्थात बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे आने का मतलब दाब कम हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे एकाएक का मतलब भी आपको धीरे धीरे ही मानना है, अचानक नहीं मानना है। यदि धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होगी, और यदि आप अचानक बोल देंगे कि अचानक से एकदम नीचे गिर जाए, मतलब वायुमंडलीय दाब पहले समझिए आपको कहने को 1000 बार था और अचानक से कहने को 800 या 900 बार हो गया, तो इसका मतलब अचानक से ही जब वायुमंडलीय दाब गिर जाएगा तो अचानक वाले शब्द में आपको क्या बोलना है, आंधी बोलना है। हाँ, ये बात आप लोगों की शायद सही सोच रहे हैं आप लोग कि सर अचानक तो पानी में भी होता है। तो हाँ, सामान्यतः ऐसा होता है कि अचानक ही बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाएगा, पहले आंधी आएगी फिर क्या होने लगता है। तो कभी कभी ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि पहले आंधी है फिर ही पानी गिरेगा, वर्षा हो। तो जब धीरे धीरे होगा तो वर्षा होने की संभावना है सामान्यतः, और जब अचानक से गिर जाएगा तो आंधी तूफान या स्टॉर्म्स बोलते हैं जिसको आप इंग्लिश में, तो वो सब आने की चक्रवात वगैरह भी बोल सकते हैं। जब अचानक से पाठ्यांक गिर गया, मतलब अचानक से गिर जाने का मतलब है कि यहाँ की पूरी वायु हटके कहाँ चलेगी, कहीं और। तो अब यहाँ के स्थान खाली पड़ा है, इस खाली स्थान को घेरने के लिए बहुत तेज़ी से कहीं और की हवा आएगी जो कि तूफान का रूप लेके आएगी। तो फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे हैं। दूसरा एक और फैक्ट लिखा है यहाँ पे, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, मतलब दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हर चीज़ को अच्छे से दबाया जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि अब पत्तियाँ हिलना भी बंद हो जाएंगी। मतलब वायु को ऊपर से दबाया गया, नीचे जो भी है नीचे की वायु को ऊपर की वायु के द्वारा अर्थात वायुमंडल के द्वारा दबाया गया है। तो बैरोमीटर अपना पाठ्यांक ऊपर दिखाएगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये बादल हट रहे हैं तो ऊपर की वायु कहाँ आती है, नीचे आती जा रही है, और नीचे जो लेयर दिख रही है हम लोग को वायु की, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब वायुमंडलीय दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वो किसका द्योतक होती है, वो दिन के या मौसम के साफ होने का द्योतक होती है, ठीक है। इट विल इंडिकेट द क्लियर एटमॉस्फेयर। तो आशा करते हैं आप लोगों को साफ समझ में आया है। अब टॉपिक काफ़ी बड़ा था तो आखिरी में बस इतना रिवाइज कर देंगे। दाब किसी भी वस्तु द्वारा किसी भी वस्तु को दबाया जाना, उसको आप दाब कर देंगे, प्रेशर कर देंगे, जो कि बल था और क्षेत्रफल पर डिपेंड करता था। अब लेकिन जब वायुमंडल हम लोगों को दबाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वायुमंडलीय दाब। ये हो गई व्यवहारिक परिभाषा। अब वायुमंडलीय दाब की जो प्रैक्टिकल परिभाषा है वो कौन सी, तो आपको ये वाली याद रखें, 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 45 डिग्री के अक्षांश पर या तो उत्तर पर जाएँ या फिर दक्षिण पर जाएँ, 76 स्क्वायर सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाला, यानी गलत बोल गए हम, एक वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्र यानी आधार के क्षेत्रफल वाला 76 सेंटीमीटर ऊंचा पारे का स्तंभ लेके आपको पानी को दबाना है, समुद्र के पानी को दबाना है। तो वो जितना दबेगा, मतलब जितना भार महसूस करेगा, उसी भार को ही बल कहते हैं। तो उस भार या बल को या दाब को ही हम लोग क्या नाम दे देंगे, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो परीक्षा में अलग अलग भाषाओं को लेके आप लोगों को डाउट में नहीं आना है और सही सही आंसर पिक करना है। तो हमने जो ऊपर वायुमंडलीय दाब की परिभाषा बनाई है, तो उस वायुमंडलीय दाब को हम लोग नापेंगे किसमें, बार में। तो अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक बनेगा, बार या बैर। और एक बार को जब आप पास्कल में लेके जाओगे, या फिर पास्कल का ही अर्थ है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो उसका मतलब कितना हो जाएगा, 10 के ऊपर 5 की घात पास्कल,
ठीक है। अब नीचे की चीज़ें आप लोगों को समझ में हमने बताई दी हैं भैया। नीचे जितने नीचे रहोगे आपको उतना ज़्यादा दबाया जाएगा, जितना ऊपर जाएंगे हम लोग को उतना कम दबाया जाएगा। सेम कहानी यदि आप लोग किसी सरकारी ऑफिस में भी जा रहे हैं, जितने छोटे कर्मचारी हो आप उतना ज़्यादा ऊपर के लोग आपको दबाएंगे, जितने बड़े कर्मचारी बन जाओगे आप, अधिकारी बन जाओगे, तो उतने कम आपको ऊपर के लोग दबा पाएंगे। तो वही सेम यहाँ पर पृथ्वी पर नीचे रहेंगे तो ज़्यादा दबाया जाएगा, ऊपर रहेंगे तो कम दबाया जाएगा। मतलब ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इस कारण से पहाड़ों पर खाना नहीं पक पाता है, ठीक है ना। और हवाई जहाज़ में अपने हवाई जहाज़ मतलब एरोप्लेन वगैरह जो है उनमें फाउंटेन पेन की स्याही अपने आप बाहर निकल आएगी। गर्मी के मौसम में वायुमंडलीय दाब सामान्यतः कम रहता है, ठीक है। उस कारण से उस समय हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पेन की इंक निकल के अपने आप हम लोग के हाथ पे आके लग जाती है। ऐसी कई चीज़ें आप लोग इस वाले रूल से समझा सकते हैं, अधिक दाब से किसकी ओर, कम दाब की ओर। बैरोमीटर भी हमारे ख्याल से आप लोगों को क्लियर है। तो हमारी इच्छा तो फिलहाल आगे बढ़ने की है, ज़्यादा बोझ करने की नहीं है अभी यहाँ पे। तो अगला टॉपिक है द्रव्य में दाब, प्रेशर इन लिक्विड। तो अभी हम लोग किसी भी चीज़ के प्रेशर की बात कर रहे थे, अब हम लोग द्रव्य के दाब की बात कर। द्रव्य के रूप में आप पानी को लेके चल सकते हो, ठीक है। द्रव्य में दाब, तो द्रव्य का दाब क्या होता है? द्रव्य के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव्य का दाब कहते हैं। द्रव्य के अंदर किसी बिंदु पर द्रव्य के कारण दाब जो है द्रव्य की सतह से उस बिंदु की गहराई अर्थात h, ठीक है, यहाँ पे कॉमा अच्छा लगेगा, गहराई अर्थात h, कॉमा द्रव्य के घनत्व d तथा गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। सीधी बात, यहाँ पे इतनी बड़ी परिभाषा में लिखा क्या है? आपको परिभाषा तो खास याद करके जाना नहीं, समझ के जाना है। हम लोगों को पता है भैया, ये हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया, तालाब भी बना लिया मान लीजिए, इसमें पानी भर दिया है, तो इस पानी के द्वारा नीचे की सतह को दबाया जाएगा। हम लोग देखते हैं कई बार हम लोग एक बड़े से टब में पानी भर के रख देते हैं और पानी भरे 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 कुछ समय बाद एक पॉलीथिन में पानी भर देते हो आप, और पानी भरे भरे अचानक पॉलीथिन फूट जाती है, फट जाती। क्यों? क्योंकि इस पानी के द्वारा भी इस नीचे के सतह को दबाया जाएगा, उस पर एक दाब डाला जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्य का दाब, जो किस किस पे डिपेंड करता है। तो आपने पानी को कितनी ऊंचाई तक भर रखा है, ठीक है, आपने पानी को कितनी ऊंचाई तक भर रखा है, तो उसके h, ठीक है। आपने इसमें पानी की जगह पर हो सकता है पिघला हुआ लोहा भर दिया है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। हम लोग तो भी ये मनुष्य हैं, बहुत खतरनाक प्राणी हैं दुनिया के। तो यदि आपने पानी की जगह पर लोहा भर दिया, पारा भर दिया, तो हर चीज़ का डेंसिटी या घनत्व तो कैसा होता है? अलग अलग। तो यहाँ पे इसका घनत्व जो भी यहाँ पर लिक्विड, हमने आपको मानने से बोल दिया था, मानने को तो पानी बोल दिया था, लेकिन हमने अब वो डेंसिटी वर्ड के कारण थोड़ा सा पाला चेंज किया। तो मान लो आप पानी भरेंगे तो पानी की डेंसिटी कम होती है, लेकिन आपने लोहा भर दिया तो लोहे की डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी और आपका बर्तन को ज़्यादा ही दबाव महसूस करेगा, ठीक है। और इसको जो ज़्यादा ज़ोर से दबाएगा तो किस पर डिपेंड करेगा? डेंसिटी, घनत्व बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा, और भार बढ़ने से दबाव भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगली कहानी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मान भी आप लोगों को हमने पीछे समझाया था शुरुआत में, जब हम लोग गुरुत्वीय त्वरण पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि पृथ्वी, हम लोग को पता था कि अपना भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम है और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा है। मतलब यदि हम लोग ध्रुवों पर जाएंगे तो हम लोग वहाँ पर पड़ने वाले दाब का मान कैसा होगा? ज़्यादा होगा, और भूमध्य रेखा पर दाब का मान कैसा होगा? कम। तो जी के मान के भी कैसा होगा? समानुपाती। मतलब किसी भी द्रव को दबाने वाले दाब का जो मान है वो उसकी द्रव की ऊंचाई, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण तीनों के गुणनफल के समानुपाती, तीनों के समानुपाती होता है। ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। इसी वाली बात को आगे जाके हम सिद्ध नहीं बोलेंगे कि ये वाली बात सारी की सारी बातें पास्कल साहब ने बोली हैं, तो इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये था द्रव का दाब। अब द्रवों में दाब के नियम की चर्चा कर लें थोड़ी सी, कि हमने ये तो पीछे पढ़ लिया कि द्रव का दाब जो होता है द्रव की ऊंचाई पे, उसके घनत्व पे, उसके गुरुत्वाकर्षण बल पे या गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर निर्भर करेगा। तो द्रव के दाब के नियम इसी चीज़ से आपको बना देना, कुछ खास नहीं होनी है। स्थिर लिखना ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब कैसा होगा? समान। क्षैतिज का मतलब क्या था? हॉरिजॉन्टल। इस प्रकार से पेन चेंज कर दें, इस प्रकार से। तो ये हमने एक क्षैतिज तल का निर्माण कर लिया है। इस पर जितने भी बिंदु स्थित रहेंगे इस क्षैतिज तल पर, इस क्षैतिज तल के
ऊपर जितना पानी है वो सब जगह कैसा माना जाएगा, समान। पानी बोलना ज़्यादा इजी लगता है, द्रव है, लिक्विड है, वो सब जगह समान रहेगा। तो जितना दाब इस बिंदु पर होगा उसके क्षैतिज तल पर स्थित उतना ही दाब इस वाले बिंदु पर, उतना ही दाब इस बिंदु पर, उतना ही दाब इस बिंदु पर, उतना ही दाब इस बिंदु पर। तो अलग अलग बिंदुओं पर सेम प्रकार का दाब पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब एक ही क्षैतिज तल में स्थित हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H का मान सब जगह कैसा है, समान, और वहाँ पे घनत्व तो सबका समान होगा ही क्योंकि एक ही प्रकार का लिक्विड भरा है, और G का मान भी समान ऊंचाई पे कैसा मिलेगा आपको, समान। इस कारण से वहाँ पे दाब का मान भी समान मिलेगा। तो काफ़ी इजी है वो। तो स्थिर मतलब एक ही द्रव में एक ही ऊंचाई पर एक ही क्षैतिज तल में एक ही बिंदु पर एक ही प्रकार का समान दाब मिलेगा। आप एक ही करके सब कुछ एक ही करके अपनी एक ही नौकरी को पा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डायलॉगबाजी अगले पॉइंट में करने की कोशिश करेंगे। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है, प्रत्येक दिशा में बराबर होने से अर्थ क्या है हमारा कि जैसे ही आप इस किसी चीज़ को दबाएंगे तो दाब जो है या तो इस दिशा में, तो इस दिशा में जितना भी दाब लगेगा वो आपको समान मिलेगा। यदि आप इस दिशा पर नहीं है, जब लिक्विड कोई फैलेगा और मान लीजिए इस दिशा में फैलेगा तो इस दिशा का दाब अपने आप में समान होगा, और इस दिशा में जाएगा तो इस दिशा में दाब का मान भी कैसा होगा, समान होगा। अब इसको दिशा को तो हम लोग यहाँ पर आसानी से नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बाकी आप समझ सकते हैं कि नदी का पानी यदि इस प्रकार से बहते हुआ आ रहा है और इस दिशा में जितने भी यहाँ पे क्षेत्र है, तो ये पानी जो है इस दिशा में सभी क्षेत्रों को बराबर दाब आरोपित करेगा, क्योंकि फिर से उस पानी के पास सेम घनत्व है, सेम G है, और सेम उसके पास क्या भी हो सकती है, ऊंचाई भी हो सकती है। इस कारण से वो जिस भी दिशा में जाएगा समान बल आरोपित करेगा। हाँ, ये है कि अब जो कि वो इस दिशा में नहीं बह रहा था तो यहाँ पर समान बल या समान दाब आरोपित नहीं करेगा। इस दिशा के सभी क्षेत्रों पर समान, लेकिन इस दिशा के सभी क्षेत्रों में समान, पर इसके समान नहीं होगा। तो अलग अलग दिशा में अलग अलग, लेकिन एक ही दिशा के प्रत्येक बिंदु पर समान द्रव दाब आरोपित करेगा। तो ये पॉइंट थोड़ा सा कम एक्सप्लेनेबल है, तो आप लोगों के पास कुछ अच्छे यदि फैक्ट हों तो आप हमसे शेयर कीजिए। बाकी हमारे हिसाब से तो ये वाली डेफिनेशन बनेगी। बस ये आपको याद एक बार फिर से करा दें, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब जो है प्रत्येक दिशा में कैसा होता है, बराबर होता है। आगे चल लेते हैं। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के कैसा होता है, अनुपातिक। तो आप यहीं पे देख सकते हैं, जिन लोगों ने फिजिक्स या साइंस कभी थोड़ी सी मतलब आगे पढ़ी है, चाहे 9th क्लास तक ही पढ़ी हो, तो आप लोग देखेंगे ये यहाँ पे भी अंश में है, ये यहाँ भी अंश में है, ये यहाँ भी अंश में। अंश मतलब होता है न्यूमरेटर, ऊपर है। तो ये चारों जो हैं, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमें, जो दाब है वो H के, D के और G के तीनों के अनुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यदि आप H को बढ़ाते जाओगे, पानी ज़्यादा भरते जाओगे, तो नीचे के बिंदु पर दाब क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। खासकर सतह पर दाब बढ़ता जाएगा, नीचे की सरफेस है उस पर दाब बढ़ जाएगा। इसी वाले नियम से हम लोग कई बार देखते हैं कि बांधों को बहुत ऊंचा नहीं बनाया जाता है, क्योंकि आजू बाजू की सतह और नीचे की सतह पर दाब बढ़ेगा, जिससे दाब बढ़ने से जो भी हम लोगों ने निर्माण किया, तालाब या डैम बनाया है, उसकी जो दीवार है वो टूट के गिर सकती हैं और पानी जो है वहाँ फैल जाएगा। तो ऊंचाई बढ़ने पर दाब बढ़ता है। तो वही यहाँ पर लिखा है, किसी द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल के बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब दाब बढ़ाएंगे तो ऊंचाई बढ़ेगा। या गलत बोल गया, ऐसा नहीं, ऐसा सीधा बोलना चाहिए, ऊंचाई बढ़ाने पर, गहराई बढ़ाने पर दाब भी बढ़ेगा। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, वो तो आप यहीं पे देख रहे हो। द्रव के दाब के सूत्र में क्या घनत्व है, तो आप बोलेंगे हाँ सर, इसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया तो है। वैसे हाँ, ये लिखा है द्रव के घनत्व अर्थात क्या होता है। द्रव का घनत्व कौन है हमारा, द्रव का घनत्व D है, तो D पे भी निर्भर करता है, ऊंचाई पे भी निर्भर करता है और G पे भी निर्भर करता है। ठीक है, और घनत्व अधिक होगा तो दाब भी कैसा होगा, क्योंकि ये D भी इस P के अनुपाती है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। G का मान भी बढ़ाएंगे आप, वही हमने बता दिया, भूमध्य रेखा पे कम है, ध्रुवों पे अधिक है, तो ध्रुवों पर दाब ज़्यादा मिलेगा और भूमध्य रेखा पर दाब कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। तो इन तीनों के समानुपाती है कौन, द्रव का दाब। इसको आप दाब भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा एक बार ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। द्रव में दाब क्या है, द्रव मतलब कोई भी लिक्विड, तो कोई भी लिक्विड द्वारा अपने आजू बाजू की और नीचे की सतह पर जिसमें भी वो भरा है उस पर एक दाब आरोपित किया जाएगा, जिसको हम लोग द्रव का दाब कहेंगे, जो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल मतलब किसी बिंदु पर उस द्रव की ऊंचाई, उस द्रव के घनत्व और उस द्रव के G, इन तीनों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है।
ये परिभाषा हो गई जब के दाब की। तो इसी से नियम हम लोगों का बन गया। क्षैतिज तल में एक ही बिंदु पर, क्षैतिज तल में सभी बिंदुओं पर समान दाब देखने को मिलेगा, तो वो हमने ये बताया है। और एक ही दिशा में तो आपको दाब की मात्रा कैसी मिलेगी, समान मिलेगी। अलग अलग दिशा में अलग हो सकती है, लेकिन एक ही दिशा के सभी बिंदुओं पर दाब कैसा मिलेगा, आपको समान मिलेगा। ये दूसरा नियम है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों चीज़ें, बाकी फिर भी आप हल्का सा याद रखने की कोशिश करें। ये चीज़ें जो हम नीचे के 2 पॉइंट है वो हमने सूत्र से ही उठा लिए हैं कि ऊंचाई बढ़ाएंगे तो भी दाब बढ़ेगा, घनत्व बढ़ाएंगे तो भी दाब बढ़ेगा। जी तो सामान्यतः कांस्टेंट मानते हो, हम मानते हैं आपकी बात, लेकिन हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जी का मान जो है औसतन रूप से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन जो उसका मान भूमध्य रेखा पर थोड़ा सा कैसा होता है, अलग होता है, और ध्रुवों पर अलग होता है। और यहाँ पे हमने चित्र बस ये बनाया कि हम यहाँ पे इसको इसकी ओर दबा रहे हैं, या फिर इसको यहाँ तो वैसे एरो ये दिखा रहा है कि इस वाले किसी धातु के बॉक्स का, किसी ठोस बॉक्स को जब इसके अंदर से हम लोग निकालेंगे तो अपने आप जो पानी है वो कहाँ की ओर आ जाएगा, ऊपर की ओर। तो बोलेगा अपने आप पानी नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। और जब इसको हम लोग दबाएंगे तो पानी अपने आप कहाँ आएगा, ऊपर की ओर। तो पूरा पानी ऊपर आएगा, ऐसा नहीं होगा कि हम इसको जब दबाएंगे तो केवल यहाँ का पानी ऊपर आएगा और यहाँ का पानी नीचे रहेगा, नहीं। सभी दिशाओं में जो दाब होता है कैसा काम करता है, समान रूप से काम करता है। जब इसको दबाओगे तो पूरे लेवल में पानी ऊपर बढ़ेगा और यहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। वो बना हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी। ये सब चीज़ें आप लोग आसानी समझ लेते हो, क्योंकि ये तो हम लोगों के घर में ही रोज़ की बातें हैं। तो आशा करते हैं ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में आसानी से प्रवेश की है। अब आगे चलते हैं। तो जो पीछे हम लोग द्रव का दाब पढ़ रहे थे, तो द्रव के दाब संबंधी कुछ नियम हैं, उसी आधार पर जो पीछे पढ़े थे वो किसने दिए, पास्कल साहब ने। इसलिए हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा था कि दाब का जो मात्रक था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, उसको व्यवहारिक रूप से क्या भी बोलते हैं, पास्कल। तो वो क्यों रखा गया, क्योंकि पास्कल साहब ने दाब के संबंधी नियम दिए, न्यूटन साहब ने गति के नियम दिए। गति में हम लोगों ने मुख्य रूप से बल पढ़ा था, इसलिए न्यूटन के रूप में हम लोगों ने बल का मात्रक रख दिया। कार्य संबंधी मुख्यतः अवधारणा जूल साहब ने प्रस्तुत की, इसलिए कार्य का मात्रक आपने जूल के नाम पर रख दिया। इसी प्रकार से प्रत्येक वैज्ञानिक ने कोई ना कोई काम किए और उनके नाम पर उस वाली राशि का या क्वांटिटी का हम लोगों ने मात्रक अर्थात यूनिट रख दिया। तो वापस आ जाते हैं, पास्कल का नियम की बात कर लो। द्रव का तो मेन चीज़ तो आप लोगों को ये याद रखना है। एक परीक्षा में गलती कई बार हम लोगों ने ये की है या फिर करते रहते हैं कि लोगों को ये तो याद है कि पास्कल ने दाब के नियम दिए, लेकिन केवल दाब के नहीं, उनने किसके दिए, द्रव के दाब के नियम, मतलब द पास्कल लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर या प्रेशर इन लिक्विड। तो उन्होंने लिक्विड के प्रेशर पे अपने नियम दिए थे, जो अप्लाई करने को सामान्य दाब पे भी हो जाते हैं आसानी से, लेकिन हमेशा होंगे इस बात की गारंटी उनने भी नहीं दी थी, हम भी नहीं देते हैं। उनने तो मोस्टली किसके लिए दिए थे, द्रव मतलब लिक्विड के लिए दिया था। तो आगे चलते हैं। तो पास्कल साहब ने कितने नियम दिए, ये भी आपको पूछा जाता है कभी कभी ईजी परीक्षाओं में। तो पास्कल साहब ने द्रव के दाब संबंधी 2 नियम दिए, ठीक है, 2 नियम दिए। तो पास्कल के नियम का प्रथम कथन क्या है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव मतलब ग्रेविटेशनल अफेक्ट नहीं, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए, जी के मान को आप कुछ भी न माने या फिर उसको स्थिर मान लें, तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब कैसा होगा, समान होगा। ये हमारे पास्कल साहब बोल के गए थे। तो इसको मोस्टली हम लोग कहाँ पर लगा देते हैं, ये एक बर्तन लिया हमने, इस पर फिर से हमने पानी के रूप में कोई लिक्विड भर दिया, ठीक है, एक लिक्विड भर दिया। तो उनका बोलना है कि यहाँ पे आप गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लें और पानी बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब कैसा रहेगा, समान। मतलब यहाँ पे मान लो आप, तो सतह पर जहाँ पे पानी भरा हुआ है, इन सभी सतहों पर दाब कैसा देखने को मिलेगा आपको, समान। तो ये वाली बात पूर्णतः एक्सप्लेनेबल तो नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे फिर ये बोलेंगे इन सभी बिंदुओं पर दाब समान होगा, इन बिंदुओं पर दाब समान, प्रत्येक क्षैतिज घटक पर दाब समान पक्का होगा। बस पानी यदि हिल नहीं रहा होगा, तो यदि पानी हिलेगा, मान लीजिए बाई चांस पानी इस प्रकार से हिल रहा है, तो यहाँ पर दबाव ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर दबाव कम हो जाएगा। तो ये वाला शब्द सही लिखा है, कौन सा, संतुलन की अवस्था में, ठीक है। इस शब्द से आप लोग उसको पकड़ लेंगे, पानी बिल्कुल स्थिर है तो सभी जगहों पर दाब कैसा मिलेगा आपको, समान मिलेगा। फिर पास्कल के नियम का द्वितीय कथन क्या है, तो किसी बर्तन में बंद द्रव, अब आपको बर्तन को बंद करना है, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल, ठीक है, द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में, सेम मैग्नीट्यूड में संचरित कर दिया जाता है। इसकी कहानी क्या है, चित्र आप लोगों को मोस्टली इस प्रकार से बना हुआ दिखता है किताबों में, हमने भी वही उठा लिया। अब यहाँ पे हम एक पिस्टन लगा देते हैं,
ये बारिश का पानी, बूंदों की बारिश वाला पानी हमने भर दिया। तो मिटाना कठिन है इसमें। पानी अभी हमने बस इस लेवल तक भरा है, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, किसी बर्तन में बंद द्रव, तो हमने पूरे बर्तन को बंद किया, यहाँ से खुला था तो वहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा दी, एक सॉफ्ट यानी एक कॉर्क लगा दी जो कि द्रव को दबा सकती है। तो बंद द्रव के अंदर किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण से संचित कर दिया जाएगा। तो इसी आधार पर हमने ऊपर वाली बात बोल दी थी, बाकी उनको पहले नीचे वाली बात बोलनी चाहिए थी। अब हम लोग देखें, यदि हम लोग यहाँ से इस पिस्टन को दबाएंगे, यहाँ से इस पिस्टन को दबाएंगे तो पिस्टन में जो भरा जो भी द्रव या पानी है वो सभी दिशाओं में फैलेगा। ना कि आप लोग सोचेंगे कि पानी को अगर वो यहाँ पे बस दबाएगा नीचे की ओर, नहीं, यहाँ का पानी हटेगा और कहाँ की ओर जाएगा, यहाँ की ओर बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ का पानी हटेगा और यहाँ की ओर बढ़ेगा, तो यहाँ की ओर भी बढ़ेगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी, सभी बिंदुओं पर समान बल आरोपित करेगा। कौन? इस पिस्टन द्वारा लगाया गया बल। तो ये वाली बात भी किसने, जो आज हम लोग को पता तो है, पर पहली बार कौन बोल के गए? पास्कल साहब, इसलिए उनका नाम याद किया जाता है। हम तो अभी आप लोगों के सामने शायद पहली बार बोल रहा हूँ, तो हमसे भी बहुत समय पहले वाली बात पहली बार कौन बोल के गए? पास्कल साहब। और इसी वाले नियम के आधार पर हम लोग अपने बहुत सारे उपकरण बना लेते हैं। पानी के द्वारा भी चीज़ों को हम लोग उठा देते हैं, हवा के द्वारा भी हम लोग बहुत चीज़ों को उठा देते हैं, ठीक है। तो हवा पे भी आप लोग फिर इस वाले नियम को लगा सकते हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना एयर ब्रेक्स, एयर बैग्स, वो सभी किस पे काम करते हैं? तो आप बोलेंगे पास्कल के नियम के द्वितीय नियम पे। तो यहाँ पे बस ये बोलना है कि किसी बंद बर्तन के अंदर जब पिस्टन यानी किसी चीज़ द्वारा उस पर बल आरोपित किया जाता है, तो जो द्रव पे बल लगेगा वो किसी एक क्षेत्र में नहीं लगेगा, उस पर, उस बंद बर्तन के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान दाब आरोपित किया जाएगा इस वाले पिस्टन के दाब या बल के द्वारा। तो आशा करते हैं कुछ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको रिवाइज कीजिए। और कोई भी डाउट बनता है तो फिर से आज पहली बार डायलॉग मारते हैं, आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में संपर्क कीजिए। हमसे मतलब हम लोगों की चैनल के कमेंट बॉक्स से मैं संपर्क कीजिए। अब पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र हैं, ठीक है, जो कि जिसमें क्या देखेंगे आप, हाइड्रोलिक लिफ्ट। आप उस हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होगा, इसी प्रकार से सामान था, उसमें ऑयल भर दिया जाता है, ठीक है। ऑयल भरा रहेगा, आप एक साइड से उसको दबाते जाएंगे तो ऑयल अपने आप कहाँ उठेगा? ऊपर। और आपका जैक जो है लिफ्ट के रूप में कहाँ ऊपर उठता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिक, तो हाइड्रो का मतलब यहाँ पे क्या है? सामान्यतः हाइड्रो का मतलब तो पानी होता है, हाइड्रो का अर्थ तो सामान्यतः पानी होता है, पर आप यहाँ पे कोई भी लिक्विड मान सकते हैं, सब मान सकते हैं, ठीक है। पानी का उपयोग भी कर सकते हैं बाकी हम लोग। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, प्रेस मतलब दबाना, तो एक जगह से दबाओगे सब जगह बाहर कैसा लगेगा? समान लगेगा। तो हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक तो हम लोगों ने खूब देखे हैं, खासकर रेलगाड़ी में इसका उपयोग ज़्यादा होता है, आजकल हम लोगों की 4 व्हीलर्स में भी होने लगा है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह से भी हम लोग जब ब्रेक दबाएंगे तो ब्रेक दबाने से उसके अंदर हवा प्रवेश करेगी, हवा जाके लिक्विड को दबा देगी, और लिक्विड जो है वहाँ पर इतना ज़्यादा दाब क्रिएट कर देगा कि लिक्विड के दाब से ही वहाँ पर गियर्स वगैरह घूमना बंद कर देंगे और पहिए क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। तो हम लोग को पता है किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से दबा के रोका जा सकता है, गैस से भी ये चीज़ आपको अप्लाई करते आना चाहिए। तो हाइड्रोलिक लगा होगा तो वो सब किससे संबंधित है? पानी से। और पानी एक प्रकार क्या है? द्रव। तो द्रव के दाब संबंधी नियम किसने दिए हैं? पास्कल साहब ने। अब द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। ये चीज़ अभी आपको यहाँ से याद रखना है कि देखिए यहाँ पे एक बॉक्स हमने एक चौकोर ले रखा है और यहाँ पे ये वाला इस प्रकार से दीर्घवृत्ताकार शेप में रखा है। तो इसके ऊपर जो दाब है वो तो मेन किस पर डिपेंड करता है? हम लोगों ने पीछे सूत्र में पढ़ा था, एच पर डिपेंड करता है, डी पर डिपेंड करता है और जी पर डिपेंड करता है। ये चौकोर है कि गोल है, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। ये सब तो हम लोग एक दूसरे के लिए अप्लाई करते कि तुम गोल है तो ऐसा होगा, तो चौकोर है तो ऐसा होगा। ये सब बातें केवल कहने के लिए हैं। द्रव का दाब केवल किस पर डिपेंड करता है? द्रव की ऊंचाई पर, द्रव के घनत्व पर और द्रव पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर, गुरुत्वीय त्वरण पर। तो ये भी आपको याद रखना है, निर्भर नहीं करता है, ठीक है। जिसमें द्रव रखा जाता है, तो यहाँ पे ये वाला बुलेट गलती से लग गया है आप लोगों का ध्यान खींचने के लिए। ये उसी वाले वाक्य का हिस्सा है कि द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, जिसमें द्रव रखा जाता है।
तो टॉपिक काफ़ी इजी था, बस आपको ये बोल दें कि पास्कल साहब ने दाब संबंधी नियम तो दिए, लेकिन कौन से दाब, द्रव के दाब कितने नियम दिए, तो आप बोलेंगे 2। पहला नियम क्या बोल दिया उन्होंने, यदि खुले बर्तन में कोई द्रव रखा हो संतुलन की स्थिति में उसके प्रत्येक बिंदु पर दाब समान रूप से आरोपित होगा। यदि आपने बर्तन को बंद कर दिया और किसी एक जगह से उस पर बल लगाएंगे तो बल जो है भले आप किसी एक जगह पर लगा रहे हैं, लेकिन उससे आरोपित जो बल होगा या दाब होगा वो बर्तन के प्रत्येक बिंदु पर जाके समान फिर से बल आरोपित करे। दोनों जगह समान समान 2 बार बोलना है, एक बार खुले बर्तन पे संतुलन की अवस्था में समान और एक बार बंद बर्तन में लगाने के बाद समान, ऐसा बोलना आपको याद रखना आना चाहिए। और फिर आपको ये सब हाइड्रोलिक करके उदाहरण भी याद रखने पास्कल के नियम के अनुप्रयोग या फिर एप्लीकेशंस के रूप में। तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों पर दाब का प्रभाव। तो हम लोगों को पता है कोई भी चीज़ को यदि आप जोर से दबा दोगे, कोई चीज़ यदि ऐसी है जो पिघल सकती है, वैसे हर चीज़ सामान्यतः पिघल सकती है, तो हम लोग सामान्यतः कुछ चीज़ों को पिघलता हुआ मानते हैं, पिघलते हुए नहीं भी मानते कुछ चीज़ों को। जैसे हम लोगों का मानना होता है घर में लोहा हम लोग घर में नहीं पिघला सकते, बाकी पिघला सब सकते हैं। तो सामान्यतः घी की बात कर लेते, घी को हम लोग मानते हैं हम लोग पिघला सकते हैं और तो पिघलता ही है। तो घी कभी कभी पिघलता नहीं है, ठीक है। खासकर यदि मोस्टली यदि आप लोग नारियल के तेल का यूज करते, ठंड का मौसम है ही अभी, तो नारियल का तेल यदि नहीं पिघलता है तो उसको आप अपनी हथेली पे रखते हो। हथेली की गर्मी तो अभी आपको बाद में सोचना है, आप उस हथेली को तेल को हथेली पे रखते हो, उसको जोर से ऐसा कर देते हो, रगड़ देते हो, मतलब हाथ से दबा देते हो, तो उस पर दाब भी लगा रहे होते हो। भले आप लोग का सोचना है कि हमने सर उसको ताप दिया है, तो ताप भी दिया है लेकिन दाब भी दिया है। तो जोर से दबाने से वो जल्दी क्या हो, पिघल गया, मतलब गल गया, ठीक है। तो दाब बढ़ाने पे गलनांक के मान में भी परिवर्तन होता है, मतलब गलनांक जो है प्राप्त होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम लोग तो कोई चीज़ उबल नहीं रही, खास कर आप लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग अपने घर में सामान्यतः दूध वगैरह गर्म करते हैं, हम लोग देखते हैं यदि दूध का जो बर्तन है यदि वो खुला हुआ रखा है, दूध का बर्तन यदि खुला हुआ रखा है, चित्र बना के समझना, थोड़ा सा ऐसा उर्दू में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। यदि दूध का बर्तन इस प्रकार से खुला रखा, नीचे से आप उसको ज्वाला तो दे ही रहे हो, आँच तो लगा ही रहे हो अपने हिसाब से, तो यदि वो बर्तन खुला रखा है तो उसको उबलने में काफ़ी देर लगेगी। लेकिन यदि उसके ऊपर आप बर्तन रख दो इस प्रकार से, तो बर्तन निकल रखने से क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी बहुत जो वाष्प बनेगी या फिर वायुमंडल की वाष्प भी होती है, वो यहाँ पे आके एक्स्ट्रा दाब आरोपित करेगी और जो हम लोगों का दूध है जल्दी क्या होगा, उबल जाएगा। तो दाब बढ़ाने पर भी क्वथनांक यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आप जल्दी प्राप्त कर लेंगे, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो सीधी बात है, दाब जो है गलनांक और क्वथनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों पर प्रभाव डालता है, दोनों को अफेक्ट करता है। तो उसी पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो नीचे वाली बात हमारा पहले बोलने की इच्छा है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक कंडीशन होती है, कोई भी द्रव है यदि वो नहीं उबल रहा है उसको आप दबा दो तो उसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। चाहे वो लोहा ही क्यों ना हो, यहाँ पे आप लोहे को रख के पिघला रहे हो, तो यदि आप यहाँ पर लोहा जल्दी नहीं पिघल रहा उसको ऊपर से ढक दो, ढकने से नीचे थोड़े बहुत उसके अंदर जो वाष्पशील पदार्थ होंगे वो बाहर नहीं जा पाएंगे, उस पर दाब बढ़ा देंगे और चीज़ आपकी जल्दी क्या होगी, उबल जाएगी। तो क्वथनांक में केवल एक ही कंडीशन होती है कि यदि आप दाब बढ़ाओगे तो क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, अर्थात जल्दी प्राप्त कर लोगे आप क्वथनांक को। क्योंकि सामान्यतः ये वाली बात हमें पता है, कुछ लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार हैं उनको पता है कि प्रत्येक वस्तु का क्वथनांक तो हमेशा एक ही होता है। जैसे पानी का क्वथनांक हमेशा कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बस कभी कभी आप उसको जल्दी प्राप्त कर लेते हो, किसकी सहायता से, विभिन्न प्रकार के एक्स्ट्रा एलिमेंट लगा के, जैसे कि अभी हम लोग दाब लगा रहे हैं। तो यदि हम लोग इस खुले बर्तन में पानी को उबालते रहेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलेगा, ठीक है। लेकिन यदि आप बर्तन बंद कर देंगे तो पानी का जो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है वो नीचे से आज यहाँ पे जितनी ऊर्जा दी है आपने उसकी अपेक्षा यहाँ से कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, जल्दी आप 100 डिग्री सेल्सियस को प्राप्त कर लेंगे। मतलब दाब बढ़ाने से क्वथनांक को आप क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, अर्थात क्वथनांक जल्दी प्राप्त कर लोगे। बढ़ जाने का अर्थ है जल्दी कर देंगे। जिस प्रकार से गति बढ़ने का अर्थ क्या होता है कि जल्दी काम हो जाएगा। तो क्वथनांक पे केवल एक ही कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन हम लोगों को क्या सोचनी है, गलनांक पे जाके देखें तो गलनांक की 2 कंडीशन होती हैं। तो गर्म करने पर मतलब हीट देने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, ठीक है, तो दाब बढ़ाने पर गलनांक उनका क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनको आप गर्म करोगे तो थोड़े से फैलते हैं। जैसे हम लोग तेल की बात करें, घी की बात करें, जब ये जमे होते हैं थोड़े से सिकुड़े जाते हैं और जब पिघलते हैं तो थोड़े से क्या होते हैं, फैल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या मानेंगे, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलेंगे, गर्म करने पे इनका आयतन बढ़ता है, दे इंक्रीज देयर वॉल्यूम, तो उनका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो ऐसे पदार्थों को जब आप दबाओगे तो वो जल्दी गल जाएंगे,
ठीक है। जैसे कि घी हम लोगों की कढ़ाई में डला होता है, जल्दी नहीं पिघलता है, तो उसको हम लोग अपनी करछली से या फिर अपनी क्या बोलते हैं झरिया वगैरह जो भी बोलते हैं आप लोग, हमारे यहाँ तो झरिया बोलते हैं, झरिया से जोर जोर से उसको दबाना शुरू कर दे तो जल्दी पिघलने लगता है। ठीक है। तो उनका आयतन, क्योंकि उनके साथ में क्या वाली चीज़ सोचनी है आपको, ये वाली चीज़ सोचनी है, क्योंकि उनको आप गर्म कर रहे थे तो गर्म करने पर वो क्या कर रहे थे, फैल रहे थे। ठीक है। इसीलिए उनको जब आप दबाओगे तो जल्दी क्या होंगे, गल जाएंगे और आप अपना आगे का काम कर सकते हो। अब आगे जाके छोटी सी ट्रिक शेयर करेंगे कि आप कैसे पहचानेंगे। जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, दूसरे नंबर का पॉइंट पढ़ना शुरू कर दिया हमने, जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होंगे, लिखा नहीं होगा, हम अपने मन से ऐड कर रहे हैं। कुछ पदार्थ गर्म करने पर ऐसे होते हैं जिन पदार्थों का आयतन, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन क्या होता है, घट जाता है। मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होंगे, उनको गर्म करोगे आप तो वो फैलने की जगह क्या होंगे, सिकुड़ेंगे। जैसे कि आपने देखा प्लास्टिक, पन्नी, सबसे बड़ी चीज़ है बर्फ़, सबसे अच्छा उदाहरण है बर्फ़। तो लिखा भी है यहाँ पर ऊपर मोम घी मैं आपसे शेयर करना भूल गया, बाकी हमने बोला था घी तेल वगैरह, और यहाँ पर लिखा है बर्फ़। तो आप सबको पता है, तो क्या पता है, वही पता है जो सबको पता है कि जब बर्फ़, पानी से बर्फ़ जमती है तो बर्फ़ के अंदर इसको छोटे छोटे से बुलबुले दिखते हैं हवा के, जिसको सामान्यतः CO2 के बुलबुले माना जाता है हम लोग की पढ़ाई के क्षेत्र में। तो हो सकते हैं वो किसी भी गैस के, मोस्टली CO2 के मान लिए जाते हैं। तो ऐसे बुलबुले घुस जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि बर्तन जो था, बर्तन शायद इस प्रकार से छोटा था, लेकिन जब पानी जमा तो पानी जमने का थोड़ा सा कहाँ निकल आएगा, बाहर की ओर निकल आएगा। ठीक है, बाहर की ओर निकल आएगा। तो उस स्थिति में आप लोग क्या बोल पाएंगे कि जो पानी जैसी चीज़ है वो जमने के बाद अपना आयतन को क्या कर लेती, बढ़ा लेती है। इसलिए हम लोगों को सलाह दी जाती है कि ठंड के मौसम में यदि आप लोग, मतलब हम लोग अपनी तो बात नहीं करना चाहिए, ठंड के मौसम में जो कहने को अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछी होती है उनको खाली कर देना चाहिए नगर निगम वगैरह को, क्योंकि यदि उनके अंदर पानी रहेगा और रात को तापमान यदि बहुत तेज़ी से कम होगा तो पानी जमेगा, और पानी जमेगा तो पानी जमने पे अपना आयतन क्या करता है, फैलाता है, जिससे पाइपलाइन वगैरह फट जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसका आयतन बढ़ता है। सेम हम लोग फ्रिज में जब पानी की बोतल वगैरह रखते हैं तो उसको थोड़ा सा खाली छोड़ना चाहिए। यदि खाली नहीं छोड़ोगे आप, एकदम लबालब भर के पानी के अंदर उसको रख दोगे, फ्रिज के अंदर रख दोगे, और जब पानी जमेगा तो फिर से वो अपना आयतन बढ़ाएगा, थोड़ा सा 10% के आसपास बढ़ाता है, आप लोगों को पता है हमारे ख्याल से। तो 10% के आसपास बढ़ाता है, तो वो आयतन जब बढ़ेगा तो बहुत जो हम लोग की बोतल है उस पर वो एक्स्ट्रा प्रेशर डालेगा, और उसका यदि फैलने की जगह नहीं मिलेगी तो वो चटक जाएगी, टूट जाएगी। कई बार तो धमाके भी सुनने को मिले हैं हमें लोगों के मुंह से, मतलब ऐसा उनका बोलना था कि हमारे यहाँ तो धमाका हो गया था। तो ठीक है, बोलने में गया था, हमने सुनने भी लिया, क्योंकि सुनने में भी कुछ नहीं जाता है। बाकी हो सकता है नुकसान काफ़ी होते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पे तेल भी जमता है, सबको पता है, वो भी थोड़ा बहुत फैलेगा तो वहाँ पे भी नुकसान होता है। बाकी पानी संबंधी नुकसान तो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है, और जल संबंधी नुकसान तो आपको ठंड के मौसम में आए दिन देखने को मिलेंगे इस टाइप से कि पानी की पाइपलाइन फट गई। आप लोग देखें ठंड के मौसम में ही सबसे ज़्यादा यहाँ वहाँ पाइपलाइन फूटी पड़ी रहती है, और पानी फिर क्या होता रहता है, लीकेज होता रहता है। उसकी लॉजिक ये है, ना कि ख़राब क्वालिटी का कोई पाइप डाला है या फिर कोई खास दूसरी खामी, मेन खामी ये वाली होती है वहाँ पर। तो अब यहाँ पर समझने वाले टॉपिक क्या है कि गर्म करने पे कौन कौन से पदार्थ अपने आयतन को घटाएंगे। मतलब जब उनको बर्फ़ को पिघलाओगे तो वापस ये अपने आयतन को इस प्रकार से, बॉक्स छोटा कर दिया, ठीक है, वापस बड़ा कर देते हैं, इसी टाइप से बड़ा दे दिया, ठीक है। तो जब इसको आप वापस बर्फ़ को पिघला दोगे तो ये पानी इसके अंदर इस प्रकार से भर जाएगा। तो ऐसी कंडीशन क्या यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो वे सभी पदार्थ जो जमते समय अपने अंदर कोई दूसरे पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात उनके अंदर अशुद्धियाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो वे सभी पदार्थ जो जमते समय अपने अंदर अशुद्धियों को धारण कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, पानी H2O इसका सूत्र होता है, तो इसने H2O के अलावा वायुमंडल की अन्य गैसों को अपने अंदर आने की अनुमति दे दी, जो बुलबुले के रूप में हम लोगों को दिख रही हैं यहाँ पे। तो बुलबुले के रूप में इसमें अशुद्धियाँ होती हैं। जिस पदार्थ में अशुद्धियाँ होती हैं वो जमने पे फैल जाते हैं और पिघलने पे वापस क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और जिनमें अशुद्धि नहीं होती हैं वो जमने पे सिकुड़ जाते हैं और पिघलने पे फैल जाते हैं। तो उस ऊपर का नियम सीधे सीधे लग जाएगा, गलनांक बढ़ाओगे तो दाब बढ़ाओ तो गलनांक बढ़ जाएगा। लेकिन जो अपने अंदर अशुद्धियाँ ले लेते हैं उनके लिए आप लोग ये वाली कहानी बोलेंगे कि जब वो पिघलेंगे तो ये वायु जो है वो हवा बन के वापस क्या होगी, निकल जाएगी, और इनका आयतन वापस कम हो जाएगा। तो इनको यदि आप दबाओगे तो दबाने पे ये पिघलेंगे नहीं, बल्कि और देर में पिघलेंगे। इसलिए हम लोगों ने कई बार देखा है, इसमें पे एक लॉजिक और लग जाता है। हम लोगों ने क्या देख रखा है कि गर्मी के मौसम में जो बर्फ़ सामान्य जल्दी पिघल रही होती है, तो हम लोगों के जो बर्फ़ के गुल्ले जो हम लोग खाते रहते हैं, तो बर्फ़ को वो दुकान लगाने वाला जो व्यक्ति होता है, बर्फ़ के ऊपर एक बहुत भारी सा कोई भी कपड़ा, हम लोगों के सागर में तो बोलते फट्टा या फट्टी,
उसको घी लगा के डाल देता है, तो उससे क्या होता है, उससे उसके ऊपर दाब बढ़ जाता है और वो ये वाले नियम का उपयोग कर रहा होता है। किस नियम का, कि दाब बढ़ाने पे गलनांक क्या हो जाएगा, कम। उसको जब वो जोर से दबा देगा तो जो अंदर से निकलने वाली गैस की मात्रा वो बाहर निकलने की मात्रा कम हो जाएगी और हमारी बर्फ़ जो है देर तक जमी रहेगी। आगे जाके कुछ चीज़ें और पढ़ी आप लोग, सर नमक वमक मिलाते तो हम भी सुन ली आपकी बातें हमने, बाकी अभी तो हम लोग इस टॉपिक को अप्लाई करना है। तो सामान्यतः उसको दबा के रखते हैं, बंद करके रखते हैं, क्यों, क्योंकि दाब बढ़ाने पे अशुद्धि वाले पदार्थों का गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात वो देर में गलेंगे। तो गलनांक बढ़ने का अर्थ जल्दी गलना और गलनांक कम होने का अर्थ देर में गलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक उदाहरण हमने आप लोगों के सामने बर्फ़ लिख रखा है, इसी प्रकार से एक उदाहरण मिलेगा आप लोगों को ढलवा लोहा, जिसकी हम लोगों के यहाँ पे जो सरिया वगैरह बनता है। तो ढलवा लोहा में भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो जब ये जमता है तो फैल जाता है और पिघलता है तो वापस क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो जिन भी चीज़ों में इस प्रकार से अशुद्धियाँ मिल जाती हैं उनका आयतन जो है जमने पे बढ़ जाता है, इसलिए उनको जब आप दबाओगे तो उनका गलनांक बढ़ने की जगह पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं बोलते हैं कि चीज़ को बार बार, तो आपको सामान्यतः याद रखना गलनांक क्वथनांक पर भी दाब का प्रभाव पड़ता है, जबकि दोनों चीज़ें हैं संबंधित किससे, टेम्परेचर मतलब ताप से। अभी ताप तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे बस ये याद रखना, किसी चीज़ को आप उबालना चाहते हो उसको जोर से दबा तो जल्दी उबल जाएगा, लेकिन गलाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा वो चीज़ किस प्रकार, वो प्योर है, मोम घी जैसा, उसमें के लिए एक ही प्रकार का पदार्थ है, तो उसको दबाओ जल्दी पिघल जाएगी, अर्थात गलनांक बढ़ जाएगा। लेकिन यदि वो इम्प्योर है मतलब अशुद्ध है, बर्फ़ के जैसी या फिर ढलवा लोहे के जैसी, तो उसको यदि आप दबाओगे तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का चैप्टर दाब। इसका आप लोग फिर से रिवीजन कीजिए, इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आपको लेके आएंगे अगली क्लास में। आशा करते हैं जो हमने कल आपको होमवर्क दिए थे उसके आंसर्स आप लोगों ने किए हैं, तो कभी हम लोग एक डाउट क्लास लगाएंगे, जो भी क्वेश्चन हमने आप लोगों से पूछे हैं वो भी हम कराएंगे। अभी इसलिए नहीं करा रहे हैं, शायद कुछ लोगों ने वीडियो भी नहीं देखा है, तो वो लोग इसको देखेंगे और फिर हमें शायद आंसर शेयर करेंगे। बाकी क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, हमने आप लोगों को हिंट सभी क्वेश्चन में दे दी थी। ठीक है, यदि आप लोग उनके आंसर्स जानना चाहते तो हमसे संपर्क कीजिए। मेन हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग हमारे संपर्क में आएँ, हमसे क्वेश्चंस पूछें। हम अपने मन से भी सारे क्वेश्चंस नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है पहले आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना और आप लोगों का सिलेक्शन कराना। यदि हम ही सारे उत्तर बताते जाएंगे तो हम ही होते जाएंगे और हम कितनी नौकरियां करेंगे। नौकरी करना है आप लोगों को, कम से कम एक तो पक्का। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।